म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। म्यूचुअल फंड सीरीज़ का ये एक अगला वीडियो है। इसमें हम लोग बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसके डिफरेंट स्टेप्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स के बारे में भी हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किन प्रोसेसेस को अडॉप्ट करके हम लोग म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से औरों के मुकाबले थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न निकाल सकते हैं या एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने गोल को डिटरमाइन करें कि एग्जैक्टली आप किस पर्पस से जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका रिटायरमेंट गोल हो सकता है, कार खरीदना हो सकता है, घर खरीदना हो सकता है, और भी अलग अलग पर्पस के हिसाब से हो सकता है। ये जो है एक तरह से आपका टाइम हॉरिजन सेट करेगा। और दूसरा ये कि आप किस पर्पस के लिए सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ंड भी एलोकेट करने में हेल्प करेगा। तो आप अपना पहले जो है गोल को डिटरमाइन कर लें। दूसरा, गोल डिटरमाइन करते वक्त ये भी ध्यान रखें कि आपका अपना रिस्क टॉलरेंस क्या है। तो दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए गोल का डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, और बेसिकली आप किस पर्पस के लिए जो है इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। वो दोनों चीज़ें में क्लैरिटी ज़रूर होना चाहिए। रिस्क टॉलरेंस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग या बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो अ, अपने पोर्टफोलियो को रेड में देखना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या देखने पे उनको पैनिक मोड में चले जाते हैं। उनको लगता है कि बैंक में अगर हम लोग अपने कैपिटल को रखते हैं, तो अपने पूंजी को रखते हैं, तो उसपे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता ही है। यहाँ तो हम मेरा खुद का जो कैपिटल है वो भी रेड में दिख रहा है, यानी वहाँ उस पूंजी में भी कुछ सेंधमारी हो गई है, उनको ये फीलिंग आती है। अगर आप इस माइंडसेट के हिसाब से शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ थोड़ा-सा आपको मेंटल माइंडसेट का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न के टर्म्स में हम लोग सोचते हैं। हो सकता है कि शुरुआत के मंथ में चीज़ें नेगेटिव हों, लेकिन आगे चल के वो एकाएक ज़्यादा पॉजिटिव आपको दिख जाता है। इस कारण से हमें एवरेज रिटर्न जो है वो डबल डिजिट में नॉर्मली देखने को मिल जाता है लॉन्ग टर्म के रिस्पेक्ट में। तो ये सिचुएशन है। तो पहला जो स्टेप हम लोग लेके चल रहे हैं कि आप अपना गोल डिफ़ाइन करें, अपने रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए। दूसरे स्टेप पे हम लोग आते हैं कि आपने गोल डिफ़ाइन कर लिया स्टेप 1 में, अपने रिस्क टॉलरेंस को एनालाइज़ कर लिया। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि आप एक म्यूचुअल फंड को खोजें, सर्च करें। तो इसमें आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई भी अगर आप ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म को देख लेंगे, तो वहाँ पे 3000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड हाउस हैं, वो इंडिविजुअल भी अपना जो है वेबसाइट के माध्यम से भी आप उनके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा म्यूचुअल फंड चुनने के लिए 2-3 क्राइटेरिया आप देखते हैं। पहला तो आपको ये देखना होता है कि वहाँ पे जो फंड मैनेजर है, जो आपका फंड प्रोफ़ेशनली मैनेज करने के लिए बैठे हुए हैं, उनका प्रोफ़ाइल क्या है, वो किस तरह से उनका एक्सपीरियंस है, और उन्होंने पास्ट उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ये आपको फ्यूचर में उनके माइंडसेट को रीड करने में और उनके परफॉर्मेंस को एक तरह से गेस करने में हेल्प मिलेगा। तो एक साउंड आपका जो फंड मैनेजर होगा वो आपके लिए एक अच्छा रिटर्न ज़रूर तैयार करने की कोशिश में लगा रहता है। तो एक तो ये स्टेप हो जाता है कि आप फंड मैनेजर के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप म्यूचुअल फंड में अगर आप जा रहे हैं, तो बेसिकली एक लॉन्ग टर्म हॉरिज़न के हिसाब से सोचें कि इनफैक्ट पहले तो आप डिसाइड कर लें कि आप किस टाइम के हिसाब से जा रहे हैं। मिड टर्म, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, क्या आपका टाइम हॉरिज़न है, इसको आप ज़रूर एनालाइज़ कर लें। और नॉर्मली इक्विटी फंड या डेट फंड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इक्विटी फंड जो होता है वो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न आपको बना के देते हैं, और डेट फंड जो होता है नॉर्मली उसमें लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। और इसके अलावा जो है आप फंड परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, आप प्रीवियस 3 ईयर, प्रीवियस 5 ईयर, आप इनके फंड परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है आप एनालाइज़ कर सकते हैं।
कि म्यूचुअल फंड किस तरह का है। इसके अलावा आप वहाँ पे एलोकेशंस भी देख सकते हैं कि अलग-अलग सेगमेंट्स में जो फंड का एलोकेशन है पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, वो किस तरह का है। मटेरियल्स में कितने हैं, इंजीनियरिंग गुड्स में कितने हैं, कंज्यूमर गुड्स में क्या बेसिकली एलोकेशन हो रखा है। इन सब को कुमुलेटिव वे में आप देखते हुए एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिसाइड करें। साथ में ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जो पास्ट जो रिटर्न है वो फ्यूचर में रिटर्न की गारंटी नहीं देता है। इसलिए आप जो है अपने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच आपको रखने की ज़रूरत होती है, सो दैट कि आप लॉन्ग टर्म में जो है एक विनिंग सिचुएशन में रहें। तीसरा जो स्टेप हो जाता है कि आप जो है, अगर आपने म्यूचुअल फंड वगैरह आपने डिसाइड कर लिया है, आपका गोल सेट है, तो फिर एक होता है कि आप एक डीमैट अकाउंट क्रिएट करें। तो डीमैट अकाउंट क्रिएट करने के लिए अगर आप देखेंगे तो डीमैट अकाउंट या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। आजकल तो बहुत सारे बैंक्स जो होते हैं वो भी लिंक्ड हैं, आप सिंगल क्लिक से ऑनलाइन माध्यम से जो है आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, इन सब में जो है अ, इन सब से रिलेटेड जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। ज़ीरोधा हो गया, आप स्टॉक्स हो गए, ग्रो हो गया, और भी जितने भी एंजल वन हो गया, जितने भी ब्रोकरेज फर्म्स आप देख लें, उन सब में जो है आज के डेट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आप जो है इनमें से कोई भी जो आपको सूट करता है आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे कोई मतलब पर्टिकुलर रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पे मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, जस्ट जो भी नाम लिए गए हैं वो एक एग्जांपल्स के तौर पे लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे डीमैट अकाउंट तो आप मतलब रेगुलर बैंक्स के हिसाब से भी खोल सकते हैं या फिर डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स के हिसाब से चले जाएँ। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है आप डायरेक्टली जो है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाके भी आप ओपन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद का स्टेप हो जाता है कि जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको केवाईसी का भी प्रोसेस करवाना होता है, और केवाईसी में पैन, आधार, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आजकल आपको देने होते हैं। तो ये सब आप जो है ऑनलाइन मीडियम के थ्रू जब जा रहे हैं तो ये ज़रूर आप एनालाइज़ कर लें। इसके अलावा बहुत सारे बेसिकली ब्रोकर्स भी होते हैं जो एक तरह से आपके हेल्पिंग हैंड के तौर पे काम कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत टेक्निकली साउंड नहीं हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट करें, तो आप इन ब्रोकर्स का भी हेल्प ले सकते हैं। हालाँकि सजेशन ये रहेगा कि आप जो है इन चीज़ों पे थोड़ा-सा समय देके इन चीज़ों को सीख लें, क्योंकि उसके बेसिस पे आप जो है एक बेहतर डिसीजन ले पाएँगे म्यूचुअल फंड के लिए भी। और दूसरा, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के माध्यम से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो डेफ़िनेटली आपके रिटर्न जो है ब्रोकर के माध्यम से अगर आप जाते हैं तो उससे थोड़ा बेहतर ही आपको रिटर्न मिलेगा। चूँकि उस केस में ब्रोकर भी जो मिडलमैन है वो भी आपसे कुछ न कुछ वहाँ पे परसेंटेज रिटर्न उनको जाता है। तो वो पोर्शन जो है, अगर आप खुद से अवेयर अवेयर होके डिसीजन लेते हैं तो वो पोर्शन आपके अकाउंट में ही कंपाउंडिंग में यूज़ होते रहता है। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आपने बेसिकली आपने गोल डिसाइड कर लिया अपना रिस्क टॉलरेंस देख के। इसके अलावा आपने बेसिकली म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया है, फिर उसके बाद में आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया है, तो अब उसके बाद का स्टेप क्या है? रेडी स्टेडी गो वाला कॉन्सेप्ट है कि अब आप जो है इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में। अब जब आप इन्वेस्टमेंट की बात आती है, इस स्टेप पे जब हम लोग आ जाते हैं, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए 2 बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन होते हैं। एक तो लंप सम अमाउंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट होता है। सो लंप सम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप वन टाइम में आपके पास में कहीं से पैसे आए और आपने वो सीधे उठाया और उसको क्या किया, किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को हैंड ओवर कर दिया। बेसिकली आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, और वो जो है आपने कुछ अलग से नहीं देखा, आपने आपको दिखा कि हाँ, ये जो टाइम है वो बेहतर है आपके हिसाब से, आपने उसमें एक जो फंड है, आपने एक ही बार में वो सारा फंड आपने दे दिया। एसआईपी जो है, जैसा कि नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यहाँ पे जो है आप एक तरह से फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, टाइम सेट करते हैं कि हर एक मंथ या वीक के हिसाब से जो है आप बेसिकली इन्वेस्ट करेंगे, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आप इसमें डालेंगे। तो एक सर्टेन अमाउंट, जैसे मान लीजिए कि ₹1000 से जो है कोई एसआईपी स्टार्ट करता है, तो और वो किसी पर्टिकुलर डेट को सेलेक्ट करता है कि अब जैसे मान लीजिए कि 1 तारीख को ₹1000 जो है किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में हमेशा वो जाएँगे, तो उस हिसाब से वो जब तक आप उसको
अलग से बंद नहीं करेंगे, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहेगा। तो इस तरह के प्लान को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हम लोग कह रहे होते हैं। तो आज के टाइम में ये बहुत ही पॉपुलर बेसिकली टर्म है, और ये आजकल म्यूचुअल फंड के अलावा आपका इस इवन डायरेक्ट इक्विटी में भी अवेलेबल होता है, स्टॉक्स के लिए भी अवेलेबल होता है। तो एनीवेज ये आपका एक स्टेप है। उसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेप हो जाता है कि आपने अब जब इन्वेस्टमेंट कर लिया है, सब कुछ आपका हो गया है, तो एक ऐसा नहीं होना करना होता है कि आप जो है अपनी आंखें बंद करके और एकदम से मज़े में पड़े रहें। थोड़ा-सा जो है थोड़ा एक्टिव मोड में आपको रहने की ज़रूरत होती है। कम से कम आप अपने गोल के हिसाब से अगर आप चीज़ों को अलाइन करते रहेंगे, कुछ चीज़ों में अगर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो आप वो चीज़ें भी देख सकते हैं। अगर कोई फ़ंड का परफ़ॉर्मेंस जो है प्रॉब्लम हो रही है, या किसी पर्टिकुलर फ़ंड हाउस में ही दिक्कत होने की खबरें आ रही होती हैं, तो आपका कैपिटल कुछ समय के लिए लॉक भी रह सकता है। ज़्यादातर ऐसे सिचुएशंस डेट म्यूचुअल फंड में हो सकते हैं, खासकर जब वहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह के मामले में कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, तो इस तरह के सिचुएशन आ जाते हैं कि आपका जो कैपिटल है कुछ समय के लिए ब्लॉक या फ्रीज़ कर दिया जाए। और तो ऐसा सिचुएशन ना हो, तो इसके लिए आपको थोड़ा पहले से अवेयर रहने की ज़रूरत है। और अगर इस तरह के इंस्टांसेस होते हैं तो उसमें प्रोएक्टिवली वर्क करके आप अपने फ़ंड को जो है अननेसेसरी लॉकिंग पीरियड से बचा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। अब इन सारे स्टेप्स के अलावे अगर आपको अलग से कुछ एडिशनल टिप्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि अ, फ़िलहाल जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं उसमें कंपाउंडिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और कंपाउंडिंग को की अगर हम लोग बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट को जो है एक तरह से वंडर ऑफ द वर्ल्ड में हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तो ये है कि कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में वर्क करता है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आप जितनी अर्ली स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट, भले ही एक छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में अगर आप देखें तो डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन्वेस्टमेंट के, वो आपके 100 रुपये से भी, मिनिमम 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट करने की फ्रीडम प्रोवाइड कराते हैं म्यूचुअल फंड में। तो ये एक बड़ा पावर है रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में कि आप बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स ऐसे हैं जो मिनिमम 100 रुपये से भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे होते हैं। तो ये चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। आपके पास में चाहे जो भी मतलब पैसे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या जो भी हैं, तो उसके हिसाब से जो है आपका जो है स्टार्ट आप जितना अर्ली करेंगे उतना ही लॉन्गर ड्यूरेशन आपके पास में होगा, और उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप अपने पोर्टफोलियो को बेसिकली डाइवर्सिफ़ाई करके रखें तो वो बेहतर है। किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र लेना बहुत सही नहीं होता है, चूँकि गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर विद टाइम जो है बहुत सारी चीज़ें में बदलाव जब होता है, तो वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और अगर कोई सेक्टर बहुत ज़्यादा नुकसान में अगर चला जाता है, तो उसको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलें, डाइवर्सिफ़ाई करके चलें, सो दैट कि अ, अननेसेसरी आपको रिस्क ना देखना पड़े। इसके अलावा जो अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, ये इनफैक्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्शन का ही पार्ट होता है कि आप वहाँ पे लगने वाले फ़ीस को ज़रूर देखें। म्यूचुअल फंड में बेसिकली 2 तरह के फ़ी तो काफ़ी पॉपुलर होते हैं, और वो आपको उनके जब आप म्यूचुअल फंड के डिटेल्स को, स्कीम के डिटेल्स को देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। एक तो आपका एक्सपेंस रेशियो होता है, और दूसरा एग्ज़िट रेट जो होता है वो। तो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली एनुअल मेंटेनेंस के नाम पे लिया जाता है कि फंड मैनेजर जो है, जो आपके फंड को बेसिकली हैंडल कर रहा है, उसमें एनुअल मेंटेनेंस के नाम पे वो लिया जाता है कि वो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रख-रखाव या एडवर्टाइज़मेंट, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो एनुअल मेंटेनेंस के नाम पे आपका जो है फ़ी काटा जाता है, जो कि एक्सपेंस रेशियो में आता है। दूसरा एग्ज़िट रेशियो, जो एग्ज़िट रेट जो है, एग्ज़िट रेट बेसिकली लिया जाता है आपका जो टोटल अमाउंट जिस समय आप रिडीम कर रहे होते हैं, आप अपना फंड विथड्रॉ कर रहे होते हैं, तो उस समय जो टोटल अमाउंट है उस पे ये जो है अमाउंट लगाया जाता है, एग्ज़िट रेट। और ये बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे केसेज़ में जो होता है ये ग्रेडेड होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर पैसे निकालते हैं तो आप पे एग्ज़िट रेट एप्लीकेबल होगा, लेकिन आप सर्टेन ड्यूरेशन रखने के बाद में अगर आप पैसे निकालते हैं तो एग्ज़िट रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, या ज़ीरो एग्ज़िट रेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये ज़्यादातर केसेज़ में रिट इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में पैसे लगाने के लिए डिस्करेज करने के हिसाब से होता है, सो दैट कि
आप जो हैं अपने लॉन्ग टर्म होरिज़न के हिसाब से देख के आएँ या फिर शॉर्ट टर्म में पैसे निकालना कम करें और लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के आएँ, ताकि आपका रिटर्न जो है वो थोड़ा बेहतर देखने में मिल जाए। तो फ़ी भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और इसके बाद में जो एक एंड ये हो जाता है कि आप जो चूँकि आप एक तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो इसमें किसी न किसी एक्सपर्ट की राय आप ज़रूर ले लें। आपका जो आपसे रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट पर्सन हैं, आप उनका प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर लें। यहाँ पे जो भी ये डिस्कशन हुए हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं है। तो आप अपना जो है जो भी आपको डिसीजन बाइंग सेलिंग का लेना है, आप अपने प्रोफेशनल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें इसके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। थैंक यू।